का कार्य करता है, संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। एक है जो ईगो होता है वो युवावस्था में सर्वाधिक होता है। ईगो युवा अवस्था में सर्वाधिक होता है, यानी हमारा जो ईगो होता है वो युवावस्था में सर्वाधिक कार्य करता है। एक है ये मानवता का प्रतीक होता है, मानवता का प्रतीक होता है, ये मानवता का प्रतीक होता है। ईगो का जो उद्देश्य होता है वो परिपूर्णता होता है, न कि आनंद। ईगो का उद्देश्य परिपूर्णता होता है, न कि आनंद। यानी जहां ईड़ आनंद चाहता है वहां ईगो परिपूर्णता के ऊपर कार्य करता है। एक है ईगो का जो संबंध होता है वो वर्तमान काल से होता है। आठवां है ईगो का जो संबंध होता है वो वर्तमान काल से होता है। आठवां है ईगो का संबंध वर्तमान काल से होता है। जहां हमने देखा कि ईड़ का जो संबंध है वो हमारे भूतकाल से था, लेकिन जो हमारा ईगो है उस ईगो का संबंध किससे होता है? हमारे वर्तमान काल से होता है। एक है ईगो जो होता है ये व्यक्ति की बाह्य जगत के खतरों से रक्षा करता है और रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ईगो व्यक्ति की बाह्य खतरों से रक्षा करता है और रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। यानी हमारा जो ईगो है वो वास्तविक या रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है। एक है ईगो जो होता है ये हमारे ईड व सुपर ईगो के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे माता पिता अपने बालक के साथ करते हैं। ईगो ईड व सुपर ईगो के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे माता पिता अपने बालक के साथ करते हैं, जैसे माता पिता अपने बालक के साथ करते हैं। इसका तात्पर्य है कि ईगो जो होता है वो ईड की इच्छाओं पर नियंत्रण का कार्य भी करता है तथा जो सुपर ईगो के अंदर जो अच्छी इच्छाएं होती है या जो धार्मिक इच्छाएं होती है उन दोनों इच्छाओं के बीच में ये क्या कार्य करता है? इन दोनों के बीच में संतुलन का कार्य करता है। जैसे अगर बच्चा बिगड़ रहा होता है तो उसके पिता या माता पिता उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो ईगो होता है वो ईड और सुपर ईगो इन दोनों को उसी प्रकार से समझाते हैं, उसी प्रकार से इसका ख्याल करता है जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। अब है नेक्स्ट सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो
के बारे में। सुपर ईगो की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है कि व्यक्तित्व के जो अंत है, व्यक्तित्व के अंत में जो विकसित होने वाली नैतिक पक्ष होता है वो सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो जिसका अर्थ है परा अहम, जिसका अर्थ है परा अहम। सुपर ईगो किस प्रकार से क्रियाशील होता है या कैसे कार्य करता है कि सुपर ईगो में जितनी भी अच्छी इच्छाएं होती है वो सारी इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं। समाज सेवा का भाव, हमारे मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी रीति रिवाजों का जो पालन है, ये सभी चीज़ें हमारे सुपर ईगो के द्वारा ही हम संचालित करते हैं। अगर सुपर ईगो अगर मान लीजिए ईड पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति की जो शारीरिक इच्छाएं होती है उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती और व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा ईड अगर सुपर ईगो के ऊपर हावी हो जाता है तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। तो दोनों ही स्थिति गलत होती है। अगर ईड सुपर ईगो पे हावी होता है तो भी गलत है, और अगर मान लीजिए सुपर ईगो ईड के ऊपर हावी होता है तो भी गलत है। स्थिति क्या हो, जैसे जब ईगो सुपर ईगो ईड और सुपर ईगो के बीच में सामंजस्य स्थापित करके चलता है। तो इसके विकास के हम ये देखेंगे कि व्यक्तित्व के अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष होता है। व्यक्तित्व के अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष होता है। क्या सुपर ईगो जो होता है ये व्यक्तित्व के अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष होता है। दूसरा है ये मानवता का प्रतीक होता है। दूसरा है ये मानवता व सदाचार का प्रतीक होता है। ये मानवता व सदाचार का प्रतीक होता है। यानी हमारा जो सुपर ईगो है ये मानवता का भी प्रतीक होता है और हमारे सदाचार का भी प्रतीक होता है। इसके अलावा इसके विकास में आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन जैसी जो मानसिक शक्तियाँ होती है वो सहायक होती है इसके विकास में। तीसरा है इसके विकास में इंट्रोडक्शन व आइडेंटिफिकेशन की स्थितियां सहायक होती है। यानी ये पहचान भी करवाता है व्यक्ति की अपने आप से और ये उसका परिचय भी करवाता है। इसलिए इसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक है ये वृद्धावस्था में सबसे अधिक होता है। चौथा है यह वृद्धावस्था में सर्वाधिक होता है। ये वृद्धावस्था में सर्वाधिक होता है। यानी ये वृद्धावस्था में ही सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि वृद्धावस्था के जो लोग होते हैं वो पुराने ख्यालातों के होते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनमें सुपर ईगो की जो भावना होती है वो सुपर ईगो की जो भावना है वो अधिक है। दूसरा है ये आदर्शवादिता या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। पांचवा है इसको आदर्शवादिता व नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी हमारा जो सुपर ईगो होता है ये आदर्शवादी होता है
और नैतिक होता है, इसलिए ये आदर्शवादिता या नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देवत्व का प्रतीक होता है और ऋषि मुनियों में सबसे अधिक पाया जाता है। छठा है, यह देवत्व का प्रतीक, यह देवत्व का प्रतीक होता है। वह ऋषि मुनियों में अधिक पाया जाता है, ऋषि मुनियों में अधिक पाया जाता है। क्योंकि ऋषि मुनियों में अधिक पाए जाने का कारण क्या है कि आदर्शवादी होता है, नैतिक होता है, इसलिए ऋषि मुनियों या ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अच्छा सोचते हैं उनके अंदर अधिक ये पाया जाता है। अगर मान लीजिए इड सुपर ईगो के ऊपर हावी हो जाता है, अब स्थितियाँ आती है इड ईगो सुपर ईगो के विषय में कि अगर कौन सा किसके ऊपर हावी हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर मान लीजिए इड, अगर हमारा इड जो है वह इड अगर सुपर ईगो, इड अगर सुपर ईगो पर हावी हो जाता है, हावी हो जाता है, तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है, अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। यानी फ्रायड के अनुसार अगर व्यक्ति का इड उसके सुपर ईगो के ऊपर अगर हावी हो जाता है तो व्यक्ति जो होता है वो अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति का सुपर ईगो, दूसरा है व्यक्ति का सुपर ईगो इड पर हावी हो जाता है तो उसकी शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि नहीं हो पाती है। यानी फ्रायड के अनुसार अगर व्यक्ति का सुपर ईगो अगर उसके इड के ऊपर अगर हावी हो जाता है तो व्यक्ति की जो शारीरिक इच्छाएं होती है उनका दमन हो जाता है और व्यक्ति इस समय क्या होता है, कुसमायोजित हो जाता है और व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इसलिए इड और ईगो के बीच में संतुलन रहना आवश्यक है। इसलिए अगर इड व सुपर ईगो के बीच संतुलन है तो व्यक्ति समायोजित होगा। तीसरी स्थिति होती है अगर इड व सुपर ईगो में संतुलन है, इड व सुपर ईगो में संतुलन है तो व्यक्ति समायोजित होगा, तो व्यक्ति समायोजित होगा, वह उसके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब ये तथ्य हैं हमारे इड ईगो सुपर ईगो से संबंधित कि व्यक्ति का अगर इड ईगो के हावी हो जाता है तो क्या स्थिति होती है, अगर सुपर ईगो अगर इड पर हावी हो जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है। अब है इन्होंने कुछ ऐसे शब्द भी बताए थे, इन्होंने दो ग्रंथियों के बारे में हमें बताया है, एक ऑडिपस ग्रंथि और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि। दो ग्रंथियां इन्होंने बताई है, एक है ऑडिपस ग्रंथि, एक बताई है ऑडिपस ग्रंथि और दूसरी बताई है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इन दो ग्रंथियों के बारे में इन्होंने हमें बताया है।
इन्होंने बताया कि जो ऑडिपस ग्रंथि है ये लड़कों में पाई जाती है, लड़कों में पाई जाती है। यह ग्रंथि जो है ये लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। अगर मान लीजिए ये जो ग्रंथियां होती है, ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है, ये दोनों ग्रंथियां ये दोनों ग्रंथियां 3 से 7 वर्ष की अवस्था 3 से 7 वर्ष की अवस्था में सक्रिय रहती है। 3 से 7 वर्ष की अवस्था में सक्रिय रहती है। कौन सी? ऑडिपस ग्रंथि व इलेक्ट्रा जो दोनों ग्रंथियां हैं ये 3 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था के बीच में ही सक्रिय रहती है। ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है। ऑडिपस ग्रंथि के कारण ऑडिपस ग्रंथि के कारण लड़का अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, अपनी माता से अधिक प्रेम करता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माता के आसपास किसी दूसरे बच्चे को भी नहीं आने देते, अपने पिता को भी उसके पास भी नहीं आने देते। उसका कारण यही होता है कि उसमें ऑडिपस ग्रंथि क्या है? अधिक सक्रिय है। दूसरा है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। आपने देखा होगा कि एक माता का भी अक्सर हम देखते हैं कि अपनी माता का जो है अपने बच्चे या लड़के के प्रति अधिक लगाव होता है, जबकि माँ का जो लगाव है वो अपने लड़के के प्रति अधिक होता है। पिता का जो लगाव होता है वो अपनी लड़की के प्रति अधिक होता है। यानी कहीं न कहीं ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस ये दोनों जो ग्रंथियाँ होती है ये बाद में भी जाकर के सक्रिय रहती है, ऐसा हमको लगता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल भी अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किया था कि जो जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसमें से जो जीवन मूल प्रवृत्ति है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसका इन्होंने कुछ नाम दिए थे। उन नाम के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था और इन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से ये ग्रंथियाँ जो है वो हमारे जीवन के अंदर सक्रिय रहती है। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रा ग्रंथि किस प्रकार सक्रिय होती है और ऑडिपस ग्रंथि किस प्रकार से सक्रिय होती है।